अब हम जाने कि लघु और गुरु वर्णों की गिनती किस तरीके से की जाए, उनके साथ में जो मात्राएं हैं उनकी गणना हम किस तरीके से करें, क्योंकि छंदों में हमें ये गणना करनी होती है कि कितने मात्राएं का छंद है या कितने वर्णों का छंद है, तो वहां गणना करनी आवश्यक होती है। तो पहचाने कि लघु और गुरु जो वर्ण हैं उनकी गणना और मात्राओं की गणना हम किस प्रकार करें। यहां पर देखें, पहला नियम अ ए ओ रे, ये जो हैं ये क्या है, ह्रस्व स्वर हैं। आप सभी जानते हो ह्रस्व स्वर हैं, तो ये लघु, यानी कि जैसे मैंने कहा था कि ह्रस्व स्वर को ही लघु कहा जाता है। तो इनकी मात्राएं जब भी हम काउंट करेंगे तो वो मात्राएं हमेशा एक में ही काउंट होगी। क्लियर। दूसरा है दीर्घ स्वर, हम देख रहे हैं यहां पर आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये सभी की गणना जहां पर भी होगी वर्णों की या मात्राओं की। अगर हमें ये वर्ण आते हैं तो वर्णों को हम उसी के अनुसार काउंट करेंगे, और मात्राएं हैं अगर इन स्वरों की तो मात्राएं भी हम उसी तरीके से उनको गिना जाएगा। तो ये सभी गुरु में आएंगी, यानी कि इनकी जब भी गिनती करेंगे तो हम 2 में करेंगे। और फिर संयुक्त अक्षर, जैसे कि दो, जैसे हमने मान लीजिए पंक्ति लिखा या हमने व्यय लिखा, तो जो शब्द हैं उनकी गणना करते समय हम कैसे काउंट करें। यहां पे मैंने लिया है व्यय शब्द का, अगर हम यहां पर काउंट करेंगे तो यहां पर कायदे से हम देखें कि यहां पे आधा वह है और यह है, तो इनकी गणना 2 होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब भी कोई संयुक्ताक्षर होते हैं और उनके साथ अगर कोई जो वर्ण लगा हुआ उसकी गिनती न करके हम उसकी गिनती सिर्फ 1 में ही करेंगे। संयुक्ताक्षर की गिनती जो है वो हम 1 में ही करेंगे, उसका जो आधा वर्ण है उसकी गिनती नहीं की जाएगी। एक और नियम है भक्त, यहां पर भी हम देखें कि यहां पर भी ये संयुक्ताक्षर है, यहां पर भी भक्त, यहां पर जब करेंगे तो जैसे कि मैंने इसमें कहा, तो ये जो अगर इसकी गिनती हम कर रहे हैं तो यहां पर इसकी गिनती तो 1 में होगी, लेकिन उसके पहले जो वर्ण है उसकी गिनती 2 में होगी। तो यहां पर अगर हम देखें तो प्रथम जो है वो गुरु माना जाएगा, यानी भा की गणना हम करेंगे 2 में, और ये जो शेष बचा है उसकी गणना हम करेंगे 1 में। तो ये अगर दोनों को अगर हम टोटल करेंगे तो ये कितने होंगे, 3। समझ आया। क्योंकि जहां पे जो संयुक्ताक्षर है उसकी गणना 1 में ही होगी, लेकिन संयुक्ताक्षर से पहले जो वर्ण पूर्ण है उसकी काउंटिंग 2 में होगी, गुरु में होगी। गुरु का मतलब है कि उसको हम 2 में काउंट करेंगे। तो ये इस तरीके से 3 होंगे। वैसे भी हम देखें तो 1 और 2 ऐसे करके देखेंगे तो भी 3 होंगे, लेकिन हमने इस तरीके से नहीं करना है, हमने नियमानुसार करना है। नियम क्या है कि जो संयुक्ताक्षर है, संयुक्त अक्षर जिसमें मिला हुआ है उसकी गणना 1 में होगी, लेकिन उससे पहले जो भी पूर्ण वर्ण है उसकी गणना गुरु में होगी। यानी कि जब हम मात्राएं काउंट करेंगे या वर्ण काउंट करेंगे तो उसकी गणना 2 में की जाएगी, क्योंकि गुरु की मात्राएं 2 होती हैं। अब अनुस्वार और विसर्ग से पहले लघु वर्ण है तो उसे गुरु माना जाएगा। जैसे अगर हमने अनुस्वार और जो विसर्ग हैं तो उनकी गणना, जैसे मैंने यहां पर एक एग्जांपल ली, वसंत, ये शब्द मैंने लिखा यहां पर वसंत। अब यहां पर देखें कि अनुस्वार और विसर्ग से पहले लघु वर्ण है, ये सभी लघु वर्ण हैं। देख रहे हैं आप, लघु है, इनमें कोई मात्राएं भी नहीं लगी हुई हैं, तो इनकी गणना क्या होगी कि लघु वर्ण है तो उसे गुरु माना जाएगा। यानी कि इस पर अनुस्वार लगा है, अनुस्वार लगे होने की वजह से जो स की गणना है वो किस में होगी, 2 में होगी। तो व का 1 होगा, स जिस पर अनुस्वार लगा हुआ है उसकी गणना 2 में होगी, और फिर त 1 लघु में गणना होगी। तो इस तरीके से 1, 2 और 1 यानी कि 4 की गणना होगी। अब आ जाए अनुस्वार, यानी अनुस्वार में आप देखते हो चंद्र बिंदु और अनुस्वार अंक की मात्राएं आती हैं, तो यहां पर इनकी गणना लघु में मानी जाएगी। अभी मैंने आपको देखा था सा में गणना हमने दीर्घ में की है, यानी कि उसकी गुरु में की है, लेकिन यहाँ पर अनुस्वार और चंद्र बिंदु की गणना अगर उसी से वर्ण शुरू हो रहा है तो उसकी गणना लघु में मानी जाएगी। यानी कि यहाँ पर अगर हाँ में जो डॉट लगा है, यानी कि जो अंक की मात्रा है, उसको भी हम यहाँ पर 1 ही काउंट करेंगे। नेक्स्ट देखें उदाहरण कि हलंत से पहले लघु, हलंत से पहले जो भी पहले वर्ण आएगा उसको गुरु माना जाएगा, यानी कि उसको बड़ा माना जाएगा। जैसे मैंने एक शब्द लिखा श्री
मन, श्रीमन। अब यहां पर न में हलंत लगा है, तो जो न की गणना करेंगे तो उसकी गणना किसी में भी नहीं की जाएगी, यानी उसकी कोई मात्रा काउंट नहीं की जाएगी। लेकिन जो म है उसको हम दीर्घ मानेंगे, यानी कि गुरु मानेंगे। तो यहां पर 2 और 2 ये डबल, इसकी ये भी गुरु है, ये भी गुरु है, तो दोनों को इस तरीके से 4 काउंट किए जाएंगे। लेकिन न जो है उसकी कोई भी मात्रा काउंट नहीं की जाएगी। तो हमें जब भी हमें छंद के अंतर्गत इस तरीके से काउंटिंग करनी है, नंबर देखने हैं, तो हमें क्या करना होगा कि जो लघु स्वर हैं उनको हमें 1 काउंट करना है, जो दीर्घ स्वर हैं तो उनको हम 2 में काउंट करेंगे, गुरु में करेंगे। संयुक्ताक्षर जहां से शुरू हो रहा है तो वो 1 में काउंट होगा, और अगर उससे पहले जो भी वर्ण है तो उसको हम गुरु में काउंट करेंगे, यानी कि 2 मात्राएं होंगी। अनुस्वार और विसर्ग वाले जो भी हैं उनको हम लघु में ही काउंट करेंगे। जो लघु हैं उन्हें गुरु माना जाएगा, उनको 2 मात्राएं काउंट की जाएंगी। जैसे मैंने यहाँ पर वसंत में आपको बताया कि सा में अनुस्वार लगा होने की वजह से ये यहाँ पर 2 काउंट होगा। लेकिन वही जब हंस में है, लघु है, लेकिन वहां पर 1 ही काउंट होगा, क्योंकि वो शब्द के बीच में आया है और यहाँ पर शुरुआत उसी से हो रही है। ये कुछ पॉइंट्स हमें थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ने होंगे। और लास्ट वाला आप देख रहे हैं कि हलंत से पहले जो भी वर्ण है उसको हम, जो हलंत लगाए उसको हम काउंट नहीं करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर लघु वर्ण भी है तो भी हम उसे दीर्घ में काउंट करेंगे। तो ये कुछ नियम आपको किस तरीके से काउंट करना है, इसके लिए हमें ये नियम याद करने होंगे और उन्हें समझना होगा। याद करना अलग बात है, समझना अलग बात है। याद तो करना ही है, लेकिन उसको समझ कर याद करना है कि कहां पर हमें लघु मात्रा लगानी है और कहां पर हमें गुरु मात्रा लगानी है, कहां पर गुरु की हमें गणना करनी है। तो इस तरीके से आप देखेंगे वर्णों की गणना है, साथ में मात्राओं की भी, कि मात्राओं और वर्णों की आप सभी जानते हो कि वर्णों की यानी कि जो स्वर होते हैं उन्हीं की ही मात्राएं होती हैं और उनकी गणना भी उन्हीं के आधार पर की जाती है। यदि लघु हैं तो 1 और गुरु हैं तो 2। इस तरीके से हमें इनकी गणना करनी होगी और इनको हम याद रखें। Visit kalpanadube.com for complete lessons and doubt clearing webinars. Subscribe to our channel to get the latest updates and videos. Subscribe now.